नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के अधिग्रहण को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट स्कीम जारी की है। स्कीम के तहत डिपॉजिटर्स को उनका पूरा पैसा मिलने की उम्मीद है। ड्राफ्ट के मुताबिक डिपॉजिटर्स को उनकी पूरी रकम 10 साल के दौरान चरणबद्ध तरीके से मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, निश्चित तौर पर पीएमसी के जो ग्राहक हैं, जिन लोगों का पैसा वहां जमा है, उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर। जी हाँ, रिजर्व बैंक इंडिया ने ड्राफ्ट एमलगेमेशन स्कीम को जारी किया है पीएमसी बैंक के लिए। ये जो ड्राफ्ट स्कीम का प्रपोजल है वो बहुत ही ज़रूरी है पीएमसी डिपॉजिटर्स के लिए, और उनके लिए जो आरबीआई प्रपोजल लेके आया वो ये है कि उनका पूरा अमाउंट वापस होगा, लेकिन ये फेजेस में होगा। 10 साल के बाद तक पूरा का पूरा अमाउंट डिपॉजिटर्स क्लेम कर सकते हैं और ये एक्वायरर बैंक को देना होगा। और ये होगा कैसे? ये ग्लाइड पाथ ऐसा है कि एलिजिबल जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 5 लाख तक तो ऑलरेडी इंश्योर्ड किया गया है डीआईसीजीसी द्वारा, तो वो अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि डीआईसीजीसी एक्वायरर बैंक यानी कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस को देगा, और बाद में वो डिपॉजिटर्स को पास ऑन करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जिन डिपॉजिटर्स का बकाया है वो क्लेम कर सकते हैं 50,000 तक दूसरे साल तक, 1 लाख तक तीसरे साल तक, 3 लाख तक चौथे साल तक और 5.5 लाख तक 5 साल तक। इसके अलावा भी अगर पैसा बचता है तो 10 साल के अंत तक ये क्लेम किया जा सकता है और बैंक ये पूरा भुगतान करेगा कस्टमर्स को। यहां पे एक जरूरी चीज नोट करने के लिए ये है कि जो इंटरेस्ट है वो क्लॉक रुक जाएगी 31 मार्च 2021 को। तो ऑल इन ऑल ये ड्राफ्ट स्कीम डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर लेके आती है कि उनको उनका पूरा पैसा मिलने वाला है इस स्कीम के मुताबिक। बहुत शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी को जेपी इंफ्राटेक मामले में रेजोल्यूशन प्रक्रिया को लेकर अगले 2 महीने में फैसला देने को कहा है। अदालत ने जेपी केंसिंगटन बुलेवार्ड प्रोजेक्ट के खरीदारों की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभिमन्यु जुड़ गए हैं। अभिमन्यु, क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज? सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी दिल्ली को जेपी इंफ्राटेक की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर अगले 2 महीने में फैसला देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई याचिका में होम बायर्स ने यह फरमाया था कि लगातार एनसीएलटी के सामने सुनवाई टल रही है, जिससे उनके राइट्स प्रभावित हो रहे हैं। होम बायर्स ने इस बात पर भी शंका जताई थी कि आधे बने मकानों में कंस्ट्रक्शन रुक जाने के कारण मकानों की क्वालिटी भी इंपैक्ट होगी अगर जल्द से जल्द एनसीएलटी ने फैसला नहीं दिया। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यह केस एनसीएलटी के पास वापस भेज दिया था और फिर से वोटिंग करवाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए 45 और दिनों का वक्त दिया था, जिसके बाद 23 जून को सुरक्षा एआरसी और एनबीसीसी के रेजोल्यूशन प्लान्स पर वोट किया गया और एक भारी बहुमत से सुरक्षा एआरसी के रेजोल्यूशन प्लान को लेंडर्स ने मंजूरी दी थी। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने 7 जुलाई को एक एप्लीकेशन द्वारा एनसीएलटी को यह बताया था कि सुरक्षा एआरसी के प्लान को मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि इसके बाद और कोई सुनवाई नहीं हो पाई और अलग अलग कारणों से सुनवाई टलती जा रही है। ये देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्द एनसीएलटी के समक्ष इस मुद्दे पर सुनवाई खत्म होती है या फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला आने वाला है। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु इस पूरी जानकारी के लिए। त्योहार के सीजन में लोगों ने डिजिटल पेमेंट के जरिए काफी खरीदारी की है। डिजिटल पोर्टल पे यू की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में ही उसके प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड 8 मिलियन लेन देन दर्ज किया गया, जिसके में ज्यादातर जो पेमेंट हुई है वो यूपीआई के जरिए हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार अक्टूबर और नवंबर में लोगों ने जमकर शॉपिंग की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृतिका अरोड़ा के पास चलते हैं। कृतिका, क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरी जानकारी? इस फेस्टिवल सीजन में एवरेज डिजिटल स्पेंड्स इम्प्रूव हुए अराउंड 52% और ये बताता है हमें डेटा जो कि पेमेंट्स कंपनी पेयू ने कोलेक्ट किया इस फेस्टिवल सीजन में कंपेयर करते हुए कि लास्ट फेस्टिवल सीजन में क्या सिचुएशन थी। तो इस डेटा के मुताबिक हॉलिडे पैकेजेस में स्पेंड्स जो है वो अराउंड 200% इम्प्रूव हुए। लोगों का झुकाव काफी ज्यादा है ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी की तरफ। इसी तरीके से मूवीज में भी स्पेंड्स जो है वो 450% इम्प्रूव हुए।
BFSI सेक्टर में बैंकिंग और इंश्योरेंस में 109% इम्प्रूव हुए और इन्वेस्टमेंट्स थ्रू ट्रेडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स भी स्पेंड्स इम्प्रूव हुए 431%। और इस डेटा के मुताबिक लोगों का प्रिफर्ड मोड ऑफ पेमेंट जो था वो UPI था। क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी लोगों ने काफ़ी पेमेंट किया और उसमें अराउंड 30% इम्प्रूवमेंट था इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेकिन इसी डेटा के मुताबिक डेबिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट में थोड़ा डिक्लाइन आया है। तो ये सारे डेटा को देखते हुए हिमांक दत्तानी जो कि हेड हैं डेटा इंटेलिजेंस के PU के, वो कहते हैं कि सेकेंड वेव के बाद ऐसा तो ऑप्टिमिज्म है कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग भी इम्प्रूव हो रहा है। तो जिस तरीके से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इम्प्रूव हो रही हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि वो ज्यादा स्पेंड कर पाए। तो ये भी एक काफी ऑप्टिमिस्टिक बात है। बहुत शुक्रिया कृतिका इस पूरी जानकारी के लिए। भारतीय शेयर बाजार आज बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी और सेंसेक्स करीब 2% और गिरे हैं। निफ्टी में 12 अप्रैल के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के बाद निफ्टी 2 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स, PSU बैंक, रियलिटी में भी 2 से 4% की गिरावट रही है। मार्केट का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह देखती हैं आप? बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिला। चौतरफा तरफ बिकवाली का माहौल था और अगर निफ्टी की बात करें तो 12 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 350 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिली। इसके अलावा सेंसेक्स में 1100 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी आज और बैंक निफ्टी के भी सभी शेयर आज लाल निशान में ही बंद हुए। टेलीकॉम शेयरों ने लेकिन बाजार के चाल के विपरीत ही कारोबार किया और वजह यह थी कि भारती एयरटेल ने अपने टैरिफ में 20 से 25% की बढ़त कर दी है, जिसके चलते हमने देखा कि टेलीकॉम स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन था। और इसके अलावा माना जा रहा है कि बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियां भी इसको फॉलो करते हुए नजर आएंगी। तो इसके विपरीत आज टेलीकॉम शेयर कारोबार कर रहा था। स्पेशली भारती एयरटेल में 4% तक की मजबूती देखने को मिली है। वहीं मिड कैप इंडेक्स की भी अगर बात करें तो वहां पर भी 3% की गिरावट थी। एक बार नजर डाल लेते हैं टॉप गेनर्स पर। तो आज भारती एयरटेल लीड कर रहा था, लेकिन उसके अलावा एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, JSW स्टील मामूली बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं लूजिंग साइड पर अगर देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, ONGC, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की कमजोरी के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप में भी कुछ बड़े लूजर्स पर अगर नजर डालें तो आज ऑयल इंडिया में कमजोरी थी। इसके बाद नवीन फ्लोराइन, दीपक नाइट्राइट और यूनियन बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि मिड कैप में इंडेक्स में आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो यहाँ पर भी छोटे मझोले निजी और सरकारी बैंक सब तरफ बिकवाली का माहौल था, जिसमें कि RBL बैंक, PNB, फेडरल बैंक, SBI ये सबसे ज्यादा आज के सेशन में टूटे। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला, जिसमें कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में भारत फोर्ज और एक्साइड में आज कमजोरी थी। वहीं दूसरी तरफ बॉश और टाटा मोटर्स में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। शुक्रिया पूजा, आपने विस्तार से बताया कि किस तरह से गिरावट हुई है। बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा के पास चलते हैं। डिम्पी, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह देखते हैं आप? करीब 5 कारण मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से आज बाजार के अंदर गिरावट की आंधी एकदम से थोड़ी तेज से आ गई। पहला था FIs की बिकवाली। लगातार FIs की तरफ से बिकवाली तो हो रही है, लेकिन जब आपके पास काउंटर करने के लिए कुछ स्टॉक्स ना हो या कुछ सेक्टर्स ना हो तो इस तरह की गिरावट आपको प्रेशर बनाती है। कुछ ऐसे हुआ। पिछले 1 महीने के अंदर करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली FIs की तरफ से हुई है। तो आज जब आप सारे नेगेटिव ट्रिगर के साथ ओपन कर रहे थे तो इसमें FIs की बिकवाली ने अपना दम दिखाया और बाजार को आज 200, 250, 300 पॉइंट तक भी नीचे लेके चला गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यूरोप में कोविड के केसेस का बढ़ना। ये एक और अहम ट्रिगर है क्योंकि 30% ऑफ यूरोप इस समय डिस्टर्ब है, या तो लॉकडाउन से या तो वार्निंग से। तो अब हो सकता है कि भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं वो भी थोड़े बढ़ते हुए दिखे या फिर थोड़ा ट्रेड खराब होता हुआ दिखे। ये दूसरी वजह थी जो कि बाजार को परेशान कर रही थी, चिंता कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर भी कोविड की वेव आ जाए, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं है और अभी तो पूरा देश ओपन अप इकोनॉमी के साथ चल रहा है।
अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में उछाल था, 93 से 96 हो गया। डॉलर इंडेक्स तब चलता है जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की कमी होती है या फिर डेट फंड्स बढ़ जाते हैं और दूसरे देश की जो उभरते हुए बाजार है उनकी करेंसी कमज़ोर होती है। ये तीनों ही भारत के लिए नेगेटिव हैं, क्योंकि लिक्विडिटी की कमी, डेट का बढ़ना और उसकी अपनी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होना, ये कमज़ोरी का सूचक है, बताता है। इसके अलावा जो चौथी बड़ा कारण था वो था किसान और पेटीएम। पहले तो कृषि कानून को लेकर बताता हूँ। सरकार का ये एक व्यू पॉइंट था कि उन्होंने इस तीनों कृषि कानून पे वापस से विचार करने के लिए बोला है और इसको रद्द करने की प्रोसेस को भी शुरू कर दिया। ज़्यादातर पॉलिटिकल पंडित और इकोनॉमिक के जानकार ये कहते हैं कि ये सरकार का थोड़ा अच्छा स्टेप नहीं है। इसमें सरकार की जो एक रिफॉर्मिस्ट की छवि थी, एक विकास वाली छवि थी, उसको थोड़ा धूमिल हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये टैग लग जाएगा कि ये पार्टी तो चुनावों वाली पार्टी है। इसलिए बाजार को थोड़ा पसंद नहीं आया। और पांचवा बड़ा कारण था पेटीएम से मूड खराब हो गया है, क्योंकि जैसे उसकी लिस्टिंग हुई तो उस दिन 25% टूटा, आज बैक टू बैक फिर से गिरावट इसके अंदर आई है। तो रिटेलर्स जो निर्भीक होकर आईपीओ के अंदर या मार्केट के अंदर आते थे, उनके मन में थोड़ा सा डर बैठा और मैं ये कहूँगा भाव और भावनाएं दोनों ही आहत हुई हैं इस पेटीएम वाली लिस्टिंग से। तो ये आज के 5 बड़े कारण थे। बहुत शुक्रिया डिम्पे इस पूरी जानकारी के लिए। और गोल्डी लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह ने हमसे बातचीत के दौरान कहा कि अभी बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। दिवाली के टाइम पे मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट थी, ओवरहीटेड थी, एक फ्रेंजी था क्योंकि हर कुछ चल रहा था मार्केट में और चार्ट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसी के कारण हम लोग ने कहा कि 18,500-600 में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और धीरे धीरे मार्केट ये 1000 पॉइंट ऊपर से चला गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द लास्ट 2.5 वीक्स, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स काफी स्टेडी रहे थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस पूरे एक महीने में अर्निंग्स काफी अच्छी रही है। यू नो, कंपनीज हैव कम अप विद वेरी गुड अर्निंग्स, दे हैव बीन बीटिंग द स्ट्रीट्स, बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, जो हम लोग ने टाटा स्टील जैसे स्टॉक में देखा। और उसके बावजूद आई थिंक मार्केट्स में फॉल आई। सो मार्केट हैज स्टॉप्ड रिएक्टिंग टू पॉजिटिव न्यूज, जो एक अच्छी साइन नहीं है। बट ये एक नॉर्मल कंसोलिडेशन फेज है। हमने बहुत बड़ी तेजी देखी। निफ्टी 15,000 से वर्चुअली नॉनस्टॉप 18,600 तक गया और अभी तक भी 10% का करेक्शन हमने ऊपर के लेवल से नहीं देखा है। तो थोड़ी बहुत और प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन हो सकती है। 13,300 से 400 का अच्छा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से मार्केट एक बार वहां पर स्टेबलाइज हो जाएगा और ऊपर में 18,100 के आसपास का रेजिस्टेंस है। सो निफ्टी के लेवल पे कोई ज्यादा मंदी नहीं लग रही है, एक रेंज में रहेगा। और काफी स्टॉक्स जो ओवरहीटेड थे, जिनमें गिरावट लग रही थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहां से कोई मेजर डाउनसाइड नहीं लगती है। बट एक ही थोड़ा सा कंसर्न है मेरे को कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सी अब वीक हो रही है। अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें, यूरोपियन मार्केट्स को देखें, और जो कोविड का जो एक नया वेव यूरोप में आया है, उसके कारण अगर थोड़ी सी वीकनेस ग्लोबल मार्केट्स में आती है तो इंडिया इंपैक्ट हो सकता है। बट आई थिंक ये अगले 5, 7, 10 दिनों का बात है। दिसंबर में होपफुली थिंग्स विल स्टेबलाइज और बाजार वापस एक अपट्रेंड की ओर में चलेगी। वहीं एडलवाइज सिक्योरिटीज के हेड आदित्य नारायण का आईटी शेयरों पर तेजी का नजरिया है। यह सेक्टर उन्हें क्यों पसंद आ रहा है, सुनते हैं। So I think I would be, if I were to really compare them, I'd probably be more bullish on IT than I would be on real estate, to put it very simplistically. Because I think there are a couple of elements as far as the demand cycle is concerned. The first is that it is global. The second is it is broad-based. And the third is that, you know, India is particularly well positioned as far as this space is concerned. And I would tend to argue that when the underlying demand cycle is very strong, it's going to be less vulnerable to what happens on global macro. I think you do need to back it, and you will likely see reasonably decent returns for a sustained period of time. Now, I think, is there an element of cost pressures that are accelerating? Quite clearly so. Are those cost pressures as exaggerated as you see some of the headlines? We would tend to believe not. We also tend to believe that that's a space where supply can come in, particularly from an India company perspective. Supply can come in relatively faster than what people will tend to anticipate.
भारत में महिलाओं के सबसे बड़े बॉटम वियर ब्रांडों में से एक गो फैशन इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आज आखिरी दिन उसका था और ये 135 गुना से ज्यादा भरकर बंद हो गया। रिटेल निवेशकों की ओर से गो फैशन के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। कंपनी इसके जरिए 1014 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। उसने अपने इश्यू का प्राइस बैंड 655 से 690 रुपए प्रति शेयर तय किया था। कंपनी के 30 नवंबर को लिस्ट होने की उम्मीद है। एयरटेल के ग्राहकों को अब बात करने के लिए ज्यादा रकम चुकानी होगी। 26 नवंबर से कंपनी के प्रीपेड प्लान्स 20 से 25% तक महंगे हो जाएंगे। अब एयरटेल का मिनिमम वॉइस टैरिफ प्लान 25% महंगा हुआ, जो कि अब 79 रुपए के बजाय 99 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा सभी वॉइस और डेटा प्लान औसतन 20% महंगे हो जाएंगे। एयरटेल जल्द ही अपने पोस्टपेड प्लान्स भी महंगे कर सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही जियो और वोडाफोन आइडिया भी अपने प्लान्स महंगे करने का ऐलान कर सकते हैं। एयरटेल की तरफ से बताया गया है कि कंपनी का प्रति व्यक्ति औसत रेवेन्यू यानी ARPU 150 रुपए के करीब है, जिसे आने वाले दिनों में 200 रुपए और भविष्य में 300 रुपए करने का लक्ष्य है। सितंबर में एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा था कि टैरिफ बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल कंपनियों का रेवेन्यू काफी घटा है और खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। We were at 204 rupees before Jio came in 2016 September. And at that time, the consumption of data was less than 1 gigabyte a month. It was more like 850 MB. Today, we are at less than 150, and the consumption is 16, 17 gigabytes a month. So the deal that has to be there for the customers is they must enjoy the data that they are used to now, 16, 17, 18 gigabytes. But can we just go back to where we were in 2016 when they were consuming 1/16th or 1/20th of what they're consuming today? And in real terms, after 5 years to spend 200 means they're actually spending 160, 170 if you count for inflation. So that's all we're looking at. So that much we have to get to. Without that, you will be in either negative or low IRRs for the industry. That cannot be acceptable for an industry which has massive capital expenditure. Which industry, whether take large fertilizers, refineries, the steel industries, which industry spends every year 20,000 plus crores on its capex? None. And then I'm not even adding the spectrum, which is another burden that comes every 1, 2, 3 years. So 25, 30,000 crores, it has to go every year. And this is not going to stop. 5G will move to 6G, more digital requirements will come through, more data centers will be required. You need to generate capital. And then you finally, for God's sake, after 25 years, need to give something back to the shareholders. My desirable level is 300 rupees. That will be bold. I think that we are not anywhere close to, but to get to 200 will be a very justified approach to tariffing. शादियों के सीजन को भुनाने के लिए स्पाइस जेट ने दिलवाले दुल्हनिया उड़ा ले जाएंगे प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत शादी वाले परिवार मेहमानों को ले जाने के लिए चार्टर प्लेन बुक कर सकते हैं। स्पाइस जेट के इस ऑफर में क्या खास होगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। शादियों का सीजन है और स्पाइस जेट एयरलाइन भी तैयार है एक बेहद आकर्षक योजना के साथ, ताकि आपकी शादी को काफी यादगार बना सके। इस योजना का नाम है दिल वाले दुल्हनिया उड़ा ले जाएंगे। इस योजना के तहत स्पाइस जेट एयरलाइन चार्टर सेवा मुहैया कराएगी। आप Q400 हवाई जहाज से लेकर के बोइंग 737 हवाई जहाज बुक कर सकते हैं बतौर चार्टर एयरक्राफ्ट, जिसमें आप 90 मुसाफिरों से लेकर के 90 यात्रियों से लेकर के 212 अपने गेस्ट को ले जा सकते हैं। यानी कि अगर संख्या कम है, आप सिर्फ 90 अपने जो वेडिंग गेस्ट हैं उसको ले जाना चाहते हैं, तो आप Q400 बुक कर सकते हैं। अगर गेस्ट की संख्या ज्यादा है तो आप बोइंग 737 एयरक्राफ्ट बुक कर सकते हैं। दरअसल आंकड़े ये कहते हैं कि अगले एक महीने में भारत में तकरीबन 25 लाख शादियां होंगे, जिसमें तकरीबन 3 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा। ऐसे में अगर आप बेहद आकर्षक या बड़े लेविश स्टाइल में शादी कर रहे हैं, तो उसमें स्पाइस जेट भी इस शादी को यादगार बनाने के लिए ये चार्टर सर्विस मुहैया करा सकते हैं। एयरलाइन की कोशिश ये है कि न सिर्फ शादी यादगार हो, बल्कि अपने लिए रेवेन्यू या कमाई के लिए भी नए दरवाजे, नए रास्ते तलाश सके। स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह ने 18 हाउस स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो कार्गो डिवीजन पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत में कार्गो हब बने।
देखिए, जब कोविड की कठिनाई हमें हुई तो हमने ये सोचा कि जो भी इस समय प्रॉब्लम है उसमें एक हमें एडवर्सिटी में कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका ढूंढना चाहिए, और वो मौका हमें कार्गो में मिला। उस समय कार्गो का कोई और साधन नहीं था, तो हवाई जहाज में हमने कार्गो का बिजनेस को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की। जो एक 30-40 मिलियन डॉलर का बिजनेस था वो अब 350 मिलियन का बिजनेस हो गया है। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, इस समय 10,000 करोड़ के करीब की वैल्यू हम इसकी आंक रहे हैं। और जो हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं हमसे चर्चा कर रहे हैं, तो एक हमारा एक स्पाइसजेट का एसेट क्रिएट हुआ इस पीरियड में, और उसमें बहुत ग्रोथ हम अगले कुछ वर्षों में देख रहे हैं। इंडिया का लीडिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस ये बने, ऐसा हम चाहते हैं। और इंडिया का एक जो स्थान होना चाहिए, एक कार्गो का एक हब, क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर नेशन भी हैं, हम एक कंज्यूमिंग नेशन भी हैं, और हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि जो प्रोड्यूसर नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में और कंज्यूमिंग नेशंस हैं यूरोप और अमेरिका में, उसके बीच में हम इंडिया का स्थान है। तो कोई भी कारण नहीं है कि इंडिया का कार्गो यहाँ से उठा के गल्फ में हब किया जाए और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो मौका हमने पैसेंजर में गंवाया था, वो हम चाहते हैं कि कार्गो में भारत उसका पूरा अपनी पोजीशन का फायदा उठाए और यहाँ पर हम बड़ा कार्गो का हब बना सकें, और उसमें स्पाइस एक्सप्रेस और स्पाइस जेट एक अहम भूमिका निभाए। सेमीकंडक्टर की कमी से ऑटो और मोबाइल के अलावा मेडिकल डिवाइस मार्केट भी जूझ रहा है। चिप की कमी के चलते कंपोनेंट कॉस्ट 5 से 8 गुना तक महंगे हो चुके हैं। पुराना स्टॉक खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता खुशबू तिवारी। खुशबू, क्या है जानकारी? सेमीकंडक्टर की कमी को लेकर हमने ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा है, इस पे बहुत कुछ पढ़ा भी है और हमने आप तक बताया भी है। लेकिन अब जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनमें सेमीकंडक्टर का और माइक्रोचिप्स का जो इस्तेमाल होता है उसमें काफ़ी भारी कमी देखने को मिल रही है। जितनी भी कंपनी से हमने बात की, उनका कहना है कि अब उन्हें डिलीवरी के लिए एक साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। जो कुछ अहम कंपोनेंट्स हैं उनकी डिलीवरी के लिए अगर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, उनमें 5 से 8 गुना तक की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। वहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी कीमत मसलन पहले से 50 पैसे हुआ करती थी, उनमें भी 10 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और कंपनीज का कहना है कि वे 10 गुना कीमतें देने को तैयार भी हैं, फिर भी ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पहले से ही ओवर बुक्ड हैं। जो कुछ स्पेशलाइज कंपोनेंट है उनकी डिलीवरी के लिए 2-2 साल तक का भी इंतजार का समय दिया गया है डिलीवरी के लिए। आपको बता दें कि जो पेशेंट मॉनिटर होता है, वेंटिलेटर्स होते हैं, या जितने भी मेडिकल डिवाइसेस जिनमें डिस्प्ले का काम होता है, उनमें माइक्रोचिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है, और इंडस्ट्री में इस समय इसकी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। कंपनी का कहना है कि अगर ऐसा लगातार चला, आगे भी कमी चलती रही, तो अगले 6 महीने के बाद काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है मेडटेक इंडस्ट्री के लिए। चिप शॉर्टेज की वजह से मेडिकल डिवाइस मार्केट किस तरह से जूझ रहा है, सुनिए क्या कहना है इंडस्ट्री का। कोई कंपोनेंट जो है सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, तो माइक्रो प्रोसेसर की कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट 2000 थी, उसकी कॉस्ट आज की तारीख में अभी 6000-7000 रुपये कॉस्ट है। जो माइक्रो कंट्रोलर की कॉस्ट 200 रुपये थी, उसकी कॉस्ट करीब 1800-1900 रुपये 2000 रुपये है। और ये कॉस्ट पे करने के बाद भी जो डिलीवरी अनसर्टेन है। A lot of these components are now in short, and people are looking for stockists all over the world to source their components. And even otherwise, even prior to the pandemic, there were stockists who were keeping some critical parts and selling at higher value, but very quick delivery. Now the delivery times have increased and the prices have shot up. स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।